ये द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र तुलनात्मक शासन एवं राजनीति। हम पढ़ रहे थे फ्रांस के संविधान की विशेषताएं और इसके पहले के अंक में फ्रांस के संविधान की कुछ विशेषताओं को हमने जाना था, समझा था और मैंने आपको ये बताया था कि फ्रांस का ये जो पंचम गणतंत्र का संविधान है जो 1958 में लागू हुआ, अक्टूबर 1958 में, वह संविधान संकट काल का शिशु कहलाता है, क्योंकि उस समय की जो अव्यवस्था फ्रांस में थी, गृह युद्ध की जो आशंका थी, सेना का जो विद्रोह था, उसे देखते हुए इस संविधान का निर्माण किया गया था। तो ये निर्मित संविधान है, भले संविधान सभा नहीं थी, गोल के मंत्रिमंडल के सदस्यों ने और 39 व्यक्तियों की परिषद ने इसका निर्माण किया था, पर एक निर्मित संविधान है, लिखित संविधान है, कठोर संविधान है, संकट काल का शिशु है, लोकप्रिय प्रभुता पर आधारित है, क्योंकि बाद में इस पर जन संग्रह करवा दिया गया था और संप्रभुता को जनता में निवासित बताया गया है। तो ये कुछ विशेषताएं थी, जिन विशेषताओं को हमने जाना था, समझा था इसके पहले के अंक में। मैंने ये भी कहा था कि और भी विशेषताएं फ्रांस के संविधान की हैं, जिन्हें हम अगले अंक में पढ़ेंगे और आज हम उन्हीं विशेषताओं पर चर्चा करेंगे जो विशेषताएं इसके पहले के अंक में हम नहीं जान पाए थे। तो जिन विशेषताओं को हमने देखा था उसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो एक फ्रांस के संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह संविधान जनतंत्रीय और गणतंत्रीय दोनों ही स्वरूप वाला है। जैसा आप जानते हैं, जनतंत्र वह होता है जहां जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन होता है, और गणतंत्र वह होता है जहां पर की राज्याध्यक्ष प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होता है। तो ये गणतंत्र और जनतंत्र का अंतर होता है। फ्रांस के इस पंचम गणतंत्र के माध्यम से जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन तो बनाया गया है कि जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों का शासन है, पर उसके साथ ही साथ जो राष्ट्रपति का पद है वह भी जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित रखा गया है। तो जनतंत्र भी है और उसके साथ साथ गणतंत्र भी है। तो दोनों स्वरूप वाला जनतंत्र और गणतंत्र दोनों स्वरूप वाला संविधान ये फ्रांस का पंचम गणतंत्र का संविधान है। एक विशेषता फ्रांस के इस संविधान की धर्मनिरपेक्षता की विशेषता है। स्पष्ट रूप से फ्रांस के संविधान में लिखा गया है कि यहाँ विश्वास की स्वतंत्रता होगी, यहाँ धर्म की स्वतंत्रता होगी, सभी को समानता के साथ देखा जाएगा। और ये प्रस्तावना में भी स्पष्ट कर दिया गया है कि धर्मनिरपेक्ष शिक्षा की व्यवस्था फ्रांस में की जाएगी। तो धर्मनिरपेक्ष स्वरूप वाला संविधान फ्रांस का एक पंचम गणतंत्र का संविधान है। एक मौलिक अधिकारों की व्यवस्था, ये भी एक विशेषता है, पर मौलिक अधिकारों के लिए अलग से कोई अध्याय या अनुच्छेद नहीं है, जैसा कि आमतौर पर दुनिया के देशों के संविधानों में होता है। फ्रांस के इस संविधान में प्रस्तावना में ही मौलिक अधिकारों का उल्लेख कर दिया गया है और नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इन मौलिक अधिकारों के संदर्भ में एक विशेष बात यह भी है कि पश्चिम का देश होते हुए भी और राजनीतिक स्वतंत्रता से संबंधित होते हुए भी यहाँ समाजवादी अधिकारों का उल्लेख अधिक किया गया है। जैसे आर्थिक अधिकार जिन्हें हम कहते हैं, उन अधिकारों का उल्लेख फ्रांस के संविधान के अंतर्गत किया गया है। एक महत्वपूर्ण विशेषता जो फ्रांस के संविधान की है वो है संसदात्मक और अध्यक्षात्मक व्यवस्था का मिला जुला होना। या तो दुनिया में देश संसदीय होते या दुनिया में देश अध्यक्ष होते हैं, पर फ्रांस का संविधान इस मामले में अपने आप में अनोखा है, क्योंकि वहां संसदीय शासन की विशेषताएं भी उपलब्ध हैं उस संविधान में और अध्यक्षात्मक शासन की विशेषताएं भी उपलब्ध हैं। वहां पर जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं उनके खिलाफ वहां की व्यवस्थापिका निंदा प्रस्ताव पारित कर सकती है, और यदि वो प्रस्ताव वहां से पारित हो जाए तो उन्हें पद त्यागना पड़ता है। ये व्यवस्था उसे संसदीय शासन के निकट ले जाती है। पर जो फ्रांस के मंत्री हैं
वो वहां की व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं होते। यदि होते भी हैं तो उनका मंत्रिमंडल में नियुक्ति होने पर उन्हें पद त्यागना पड़ता है, तो ये उसे संसदीय शासन से दूर ले जाती है। वो मंत्रिमंडल के सदस्य संसद की बैठकों में भाग लेते हैं, ये उसे संसदीय शासन के निकट ले जाती है, पर वो संसद के सदस्य नहीं होते, इसलिए मतदान में भाग नहीं ले सकते, ये उन्हें संसदीय शासन से दूर ले जाती है, अध्यक्ष शासन के निकट ले जाती है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान नहीं, वास्तविक प्रधान होता है, जबकि संसदीय शासन में प्रधानमंत्री वास्तविक होता है। यहाँ हर मामले में प्रधानमंत्री की सहमति लेना राष्ट्रपति के लिए जरूरी नहीं है, राष्ट्रपति को वास्तविक शासक बनाया गया है, ये उसे अध्यक्षात्मक शासन के नजदीक ले जा रहा है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है, उसके पहले उसे अविश्वास के प्रस्ताव से नहीं हटाया जा सकता, तो ये स्थिति उसे अध्यक्षात्मक शासन के निकट ले जाती है। तो दोनों स्थितियां हैं, वहां संसदीय शासन के गुणों को भी शामिल किया गया है, वहां अध्यक्ष शासन के गुणों को भी शामिल किया गया। इसलिए अपने आप में एक अनोखी विशेषता फ्रांस के संविधान की है कि संसदीय और अध्यक्ष दोनों ही शासन व्यवस्थाओं का मिला जुला रूप वहां पर है। फिर जो राष्ट्रपति है उसे अधिकार संपन्न बनाया गया है और व्यवस्थापिका वहां पर निर्बल है। राष्ट्रपति को अधिकार संपन्न बनाने का कारण वह काल जब संविधान का निर्माण हुआ उस काल की परिस्थितियां रही, और द गोल के नेतृत्व में जो संविधान बना, निश्चित रूप से उसमें राष्ट्रपति को शक्तिशाली बनाने का अधिकार था। बहुत से मामले ऐसे हैं जहां राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सलाह लेने की जरूरत नहीं है, और कुछ मामले में वो प्रधानमंत्री की सलाह के आधार पर शक्तिशाली कार्य कर सकता है। तो प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति वहां की व्यवस्थापिका को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार मंत्रिमंडल में सदस्यों की नियुक्तियां करता है। तो राष्ट्रपति को शक्तिशाली बनाया गया है, और वहां की जो व्यवस्थापिका है उसको उतनी शक्तियां नहीं दी गई जितनी की आमतौर पर दी जाती है। राष्ट्रपति की जगह यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो सीनेट का जो अध्यक्ष है उसे वो पद मिलेगा, लोकप्रिय सदन के अध्यक्ष को वो पद नहीं मिलेगा। इस प्रकार की व्यवस्था वहां पर की गई है। तो राष्ट्रपति को ज्यादा शक्तियां उस संविधान के माध्यम से दी गई है। फिर शक्ति पृथकीकरण के सिद्धांत पर आधारित है, हालांकि पूर्णतया शक्ति पृथकीकरण तो नहीं है, पर फिर भी राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता द्वारा होता है। मंत्रिमंडल के सदस्यों का व्यवस्थापिका का सदस्य होना जरूरी नहीं है, बल्कि होते ही नहीं है। तो ये व्यवस्था कहीं न कहीं शक्ति पृथकीकरण के सिद्धांत पर आधारित है, किंतु वो उसकी बैठकों में भाग लेते हैं, मंत्रिमंडल के सदस्य व्यवस्थापिका की राष्ट्रीय सभा की बैठकों में भाग लेते हैं, तो ये चीज उतनी शक्ति पृथकीकरण को संभव नहीं बनाती जैसे कि अमेरिका में है। तो वैसा शक्ति पृथकीकरण तो नहीं है, पर फिर भी शक्ति पृथकीकरण को स्वीकार किया गया है। फिर राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता इस संविधान के माध्यम से दी गई है। हालांकि शर्त है कि राजनीतिक दल राष्ट्र की संप्रभुता के साथ संप्रभुता को बनाए रखने में विश्वास करेंगे, संविधान में विश्वास करेंगे, पर राजनीतिक दलों को स्वतंत्रता दी गई है कि राजनीतिक दल गठित हो सकते हैं और राजनीतिक दल चुनाव में भाग ले सकते हैं। तो ये संविधान में ही व्यवस्था राजनीतिक दलों की कर दी गई है। संवैधानिक परिषद की व्यवस्था की गई है। यदि संविधान की अपने आप में एक महत्वपूर्ण विशेषता है, ये संवैधानिक व्यवस्था की विशेषता की है। ये अनोखी विशेषता है, आमतौर पर दुनिया के देशों में ऐसी व्यवस्था नहीं होती। ये संवैधानिक परिषद 9 सदस्यों की होगी, 9 वर्ष इसका कार्यकाल होगा, और हर तीसरे वर्ष 1-23 सदस्य नए आएंगे, सेवानिवृत्त होंगे। इस प्रकार की व्यवस्था होगी, और इसका कार्य चुनावों से संबंधित देखरेख करना या अन्य विशेष जो कार्य होते हैं, जो राज्य से संबंधित कार्य हैं, उन कार्यों को इस संवैधानिक परिषद के माध्यम से संपादित किया जाता है। संवैधानिक परिषद के द्वारा चुनाव, जनमत संग्रह और कानून की वैधानिकता की जांच का कार्य किया जाता है। इसके अलावा संकट काल की घोषणा और चुनाव व्यवस्था का निरीक्षण और परिणामों की घोषणा भी इसके द्वारा की जाती है। संकट काल की घोषणा जो राष्ट्रपति करता है, वो राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा करने से पहले संवैधानिक परिषद से सलाह लेगा
ऐसा कर दिया गया है। और जो चुनाव पर संपन्न करवाना, चुनाव परिणामों की घोषणा, ये भी संवैधानिक परिषद के द्वारा की जाती है। तो ये भी अपने आप में विशेष विशेषता हम इस संविधान की कह सकते हैं। तो आज हमने जिन विशेषताओं को देखा, एक बार उन पर नजर डालते हैं। पहले जो विशेषता देखा, संविधान का जनतंत्रीय और गणतंत्रीय स्वरूप। संविधान की धारा 2 फ्रांस को एक अविभाज्य, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातंत्रात्मक तथा सामाजिक गणतंत्र घोषित करता है। धारा 89 संविधान के गणतंत्रीय स्वरूप को संशोधित नहीं किया जा सकता, ऐसी व्यवस्था करता है। फिर धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना। राज्य सभी विश्वासों का आदर करेगा और सभी नागरिकों के बीच जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव किए बिना समानता स्थापित करेगा, ऐसा फ्रांस का संविधान घोषित करता है। प्रस्तावना में लिखा गया है, राज्य धर्मनिरपेक्ष शिक्षा की व्यवस्था करेगा। मौलिक अधिकारों की व्यवस्था के संदर्भ में देखिए, संविधान की प्रस्तावना में 1789 के मानवीय अधिकारों के घोषणा पत्र को स्वीकार किया गया है। स्त्रियों और पुरुषों को समान अधिकार दिए गए हैं। व्यक्ति के स्वास्थ्य, भौतिक उन्नति, उसकी सुख सुविधा और उसके परिवार की उन्नति का दायित्व राज्य में निहित किया गया है। और जैसा मैंने कहा कि समाजवादी अधिकारों की इसमें बहुत आया है। संस्थात्मक और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का संग्रह किया गया है। वहां का अनुच्छेद 20 मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, ऐसी व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 49-50 फ्रांस की राष्ट्रीय व्यवस्था को सरकार को प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है। प्रतिनिधित्व प्रस्ताव के पारित होने पर मंत्रिमंडल पदारूढ़ नहीं रह सकता। ये स्थितियां वहां पर संसदीय शासन को स्थापित करती है। पर राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान है। मंत्री संसद के सदस्य नहीं होते, उन्हें संसद में मतदान का अधिकार नहीं है। ये स्थितियां अध्यक्षात्मक शासन के निकट ले जाती हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रीय सभा को भंग कर सकता है, ये फिर से संसदीय शासन के निकट ले जाती है। अधिकार संपन्न राष्ट्रपति और निर्बल विधायिका है। धारा 5 में ये घोषित किया गया है कि राष्ट्रपति संविधान और राज्य का संरक्षक है और इस नाते राष्ट्रपति को अधिकांश शक्तियां दी गई हैं, व्यवस्थापिका को उतनी शक्तियां नहीं है। शक्ति पृथकीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। मैंने बताया पूर्ण शक्ति पृथकीकरण नहीं है, पर फिर भी कुछ हद तक है कि मंत्रिमंडल के सदस्य जो होते हैं वो व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं होते हैं। हालांकि उनकी बैठकों में वो भाग लेते हैं। राष्ट्रपति को समय से पहले पद से नहीं हटाया जा सकता, केवल महाभियोग के आधार पर हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति वास्तविक प्रधान होता है, नामांकन नहीं होता है। ये कुछ परिस्थितियां ऐसी है जो शक्ति पृथकीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता, इसका हम लेते हैं संविधान में। धारा 4 मताधिकार की अभिव्यक्ति का मुख्य साधन राजनीतिक दल होगा, ऐसा धारा 4 में लिखा हुआ है। राजनीतिक दलों का निर्माण स्वतंत्रता पूर्वक हो सकता है। वे स्वतंत्रता के साथ राजनीतिक कार्यों का संचालन कर सकते हैं, किंतु अनिवार्य है कि वे राष्ट्रीय संप्रभुता व प्रजातंत्र के सिद्धांत का आदर करें। और राष्ट्र विशेषता जो मैंने आपको बताई थी, संवैधानिक परिषद की व्यवस्था, जो कि एक अनोखी विशेषता है, आमतौर पर देशों में नहीं होती, फ्रांस में है। संवैधानिक परिषद में 9 सदस्य होते हैं, 9 वर्ष उनका कार्यकाल होता है। 1/3 सदस्य प्रति तीसरे वर्ष नए आते हैं, पुराने सेवानिवृत्त होते हैं। और इसका काम होता है संवैधानिक परिषद का चुनाव, जनमत संग्रह और कानून की वैधानिकता की जांच का कार्य करना, राष्ट्रपति को संकट काल के संदर्भ में सलाह देना और साथ ही साथ चुनाव व्यवस्था का निरीक्षण और परिणामों की घोषणा करना, ये कार्य संवैधानिक परिषद के होते हैं। तो आज मैंने आपको बताया फ्रांस के संविधान की विशेषता है। इस तरह से हमने उन सभी विशेषताओं का अध्ययन कर लिया जो कि फ्रांस के संविधान से संबंधित